नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे शहरों का ताना बाना कैसे बुना जाता है? कौन है जो ये तय करता है कि सड़कें कहाँ बनेंगी? या मान लीजिए कोई स्ट्रीट लाइट टूट गई, तो उसे कौन ठीक करेगा? पार्कों का रख रखाव कैसे होगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। और इसके लिए हम देख रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की किताब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन आय का अध्याय 7, जिसका नाम है शहरी प्रशासन। तो हमारे पास ये अध्याय है और ये शुरू होता है एक बड़ी दिलचस्प कहानी से। कुछ बच्चे हैं, गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और जोर से गेंद लगती है और स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। अब बच्चे परेशान, भाई ये लाइट ठीक कौन करेगा, पैसे किसको देने होंगे और ये लाइट है किसकी असल में। तो यहीं से एक तरह से हमारी आज की ये खोज शुरू होती है कि शहरों को चलाने वाली ये जो पूरी मशीनरी है, ये आखिर काम कैसे करती है। कहानी में बच्चे जाते हैं यास्मीन खाला के पास। वो पास में ही रहती हैं और हाल ही में नगर निगम से रिटायर हुई हैं। खाला में समझाती हैं कि देखो ये काम जो है, जैसे स्ट्रीट लाइट बदलना है या पानी की सप्लाई देखना है, कचरा उठाना, ये सब एक बड़ी संस्था करती है। हाँ बड़े शहरों में इसे कहते हैं नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जी। और छोटे शहरों में से नगर पालिका परिषद या म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ मतलब एक या दो काम नहीं है। नगर निगम या नगर पालिका का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है। अच्छा, अध्याय में अगर आप देखें तो कामों की एक लंबी लिस्ट दी हुई है। सड़कें हैं, बाजार है, उनकी सफाई रखना, पीने के पानी का इंतजाम करना, नालियों की व्यवस्था देखना और हाँ, स्ट्रीट लाइट लगाना और उनको ठीक रखना भी। बिल्कुल। और इसके अलावा भी जैसे स्कूल चलाना, अस्पताल हैं, डिस्पेंसरी हैं, हाँ शहर में पार्क और बगीचे बनाना, उनका रखरखाव करना, ये सब भी इन्हीं के जिम्मे है। सही कहा। काला तो ये भी बताती हैं कि शहर में बीमारियां ना फैलें, जैसे मलेरिया या डेंगू हो गया, तो उसकी रोकथाम के उपाय करना भी नगर निगम का ही काम है। ये तो मतलब बहुत सारे काम हो गए। निश्चित रूप से। आप सोचिए, ये वो बुनियादी ढांचा और सेवाएं हैं जिनके बिना शहर का जीवन तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। जरा सोच के देखिए, अगर सुबह कचरा ना उठे या पीने का पानी ना आए तो क्या हालत होगी। हाँ, बात तो सही है। तो ये संस्थाएं शहर की एक तरह से जीवन रेखाएं हैं जो लगातार काम करती रहती हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतने सारे काम होते कैसे हैं? कौन है जो फैसले लेता है? हाँ, यही सवाल उन बच्चों के मन में भी आता है कहानी में। रिहाना पूछती है कि इतने बड़े शहर में ये कौन तय कर देता है कि पार्क कहाँ बनेगा या कोई नया अस्पताल बनाना है तो उसका फैसला कैसे होता है। तब खाला बताती हैं वार्ड पार्षद के बारे में, वार्ड काउंसिलर। हाँ, ये शहरी प्रशासन की जो संरचना है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, शहर को प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। अच्छा। इन्हें कहते हैं वार्ड, और हर वार्ड के लोग वोट डालकर अपने इलाके से एक प्रतिनिधि चुनते हैं। उसी को पार्षद या काउंसिलर कहा जाता है। तो ये पार्षद क्या करते हैं फिर? क्या वो अकेले ही सारे फैसले ले लेते हैं अपने वार्ड के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शहर को प्रभावित करने वाले जो ज्यादातर बड़े फैसले होते हैं या जो जटिल मुद्दे होते हैं, वो कोई अकेला पार्षद नहीं लेता। अच्छा। सभी वार्डों से जो चुने हुए पार्षद होते हैं, वो सब मिलकर एक परिषद या निगम बनाते हैं। ये सारे पार्षद एक समूह में बैठते हैं, मुद्दों पर बहस करते हैं और फिर पूरे शहर के लिए मिलकर निर्णय लेते हैं। अध्याय में ये भी बताया गया है कि ये पार्षद जो हैं, वो अलग-अलग मुद्दों के लिए समितियां मतलब कमिटीज बनाते हैं। अच्छा, समितियां। किस तरह की समितियां होती हैं ये? जैसे मान लीजिए पानी की सप्लाई और व्यवस्था देखनी है तो उसके लिए एक जल समिति हो गई। शहर से कचरा कैसे उठेगा, कहाँ जाएगा, उसकी योजना बनाने के लिए कचरा प्रबंधन समिति। सड़कों की मरम्मत कब होगी, नई सड़कें कहाँ बनेंगी, उसके लिए निर्माण समिति। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए एक अलग समिति। तो ये जो समितियां होती हैं, ये उस खास मुद्दे पर गहराई से सोच विचार करती हैं, योजनाएं बनाती हैं और फिर पूरी परिषद के सामने अपनी सिफारिशें रखती हैं। फिर उन पर अंतिम निर्णय होता है। तो अगर मान लीजिए किसी के इलाके की कोई खास समस्या है, जैसे अध्याय में उदाहरण था कि कहीं बिजली के तार खतरनाक ढंग से लटक रहे हैं, तब लोग क्या करें? हाँ, ऐसी स्थिति में उस वार्ड के लोग सीधे अपने चुने हुए पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। पार्षद का काम ही यही है कि वो अपने वार्ड के लोगों की समस्याएं सुने और उन्हें निगम या जो भी संबंधित समिति है उसके सामने उठाएं। अच्छा। तो पार्षद एक तरह से एक पुल का काम करते हैं लोगों और नगर निगम के बीच। ये तो हुई मतलब फैसले लेने की बात, नीतियां बनाने की बात, लेकिन इन फैसलों को जमीन पर कौन उतारता है? जैसे सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी हैं, लाइट ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन हैं, पानी की सप्लाई देखने वाले इंजीनियर,
ये सब कौन लोग हैं? बिल्कुल सही सवाल। यहाँ पर प्रशासन का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है वो सामने आता है। पार्षदों ने जो फैसले लिए, जो नीतियां बनाई, उनको लागू करने की जिम्मेदारी होती है आयुक्त यानी कमिश्नर और उनके नीचे काम करने वाले प्रशासनिक कर्मचारियों की, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कहते हैं। और यहाँ एक बहुत अहम फर्क है। देखिए, पार्षद जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल सीमित होता है, 5 साल मान लीजिए। हाँ। वहीं जो आयुक्त हैं और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, विस्ताही कर्मचारी होते हैं और उन्हें प्रशासन चलाने का अनुभव होता है, विशेषज्ञता होती है। तो मतलब ऐसा समझें कि चुने हुए प्रतिनिधि दिशा दिखाते हैं और जो नियुक्त अधिकारी हैं वो उस दिशा में काम को असल में करते हैं। क्या इन दोनों के बीच कभी मतलब टकराव या मतभेद नहीं होता? ये एक दिलचस्प पहलू है, बिल्कुल। देखिए, आदर्श स्थिति तो यही है कि दोनों मिलकर काम करें। पार्षद जनता की ज़रूरतें और उनकी उम्मीदें प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाएं और अधिकारी अपनी विशेषज्ञता से उन कामों को नियमों और बजट के दायरे में रहकर पूरा करें। हाँ। लेकिन हाँ, व्यवहारिक रूप से देखें तो कभी-कभी प्राथमिकताओं को लेकर या काम करने के तरीके को लेकर मतभेद हो सकते हैं। एक सफल शहरी प्रशासन के लिए इन दोनों के बीच तालमेल बैठना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये इतने सारे काम, चाहे वो कर्मचारियों का वेतन देना हो, सड़कों की मरम्मत करवानी हो या नए पार्क बनाने हो, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? नगर निगम की कमाई का जरिया क्या है? हाँ, ये तो सबसे बुनियादी सवाल है, क्योंकि जाहिर है बिना पैसे के तो कोई भी संस्था काम नहीं कर सकती। नगर निगम अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अलग-अलग तरह के टैक्स यानी करों से इकट्ठा करता है। अध्याय में इसका जिक्र भी आता है। हाँ, जैसे संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। खाला बताती हैं कि जिनके अपने घर या जमीन होती है शहर में, उन्हें साल में एक बार ये टैक्स देना होता है। लेकिन वो ये भी बताती हैं कि ये निगम की कुल आमदनी का सिर्फ 25 से 30% ही होता है। ये तो मुझे थोड़ा कम लगा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि निगम सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स के भरोसे नहीं रह सकता। आय के दूसरे स्रोत भी जरूरी हैं। जैसे पानी के इस्तेमाल पर टैक्स लगता है। अच्छा। शिक्षा सुविधाओं पर कुछ टैक्स हो सकता है। हाँ। और दूसरी जो सेवाएं निगम देता है उन पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। अच्छा, और क्या तरीके हैं? इसके अलावा अगर कोई शहर में होटल चला रहा है, कोई दुकान खोलकर बैठा है या कोई और व्यवसाय कर रहा है तो उसे भी टैक्स देना पड़ता है। यहाँ तक कि मनोरंजन पर भी टैक्स लगता है। मनोरंजन पर कैसे? जैसे जब हम सिनेमा देखने जाते हैं तो जो टिकट खरीदते हैं उसकी कीमत में मनोरंजन कर यानी एंटरटेनमेंट टैक्स का एक हिस्सा भी शामिल होता है। ओह, अच्छा। और हाँ, कुछ पैसा राज्य सरकार से अनुदान या ग्रांट के रूप में भी मिलता है। तो मतलब शहर में रहने वाले लगभग सभी लोग किसी न किसी रूप में नगर निगम को पैसा दे रहे हैं ताकि शहर की व्यवस्था चलती रहे। ये पैसा एक तरह से हमारा सामूहिक निवेश है, एक बेहतर शहरी जीवन के लिए। बिल्कुल सही समझा आपने। ये टैक्स और शुल्क ही हैं जो शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज का आर्थिक आधार बनते हैं। इन्हीं पैसों से शहर के विकास की योजनाएं बनती हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है और जो रोजमर्रा के रखरखाव के काम हैं वो हो पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संसाधन सीमित होते हैं और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ, ये तो है। यहीं पर बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्षद मिलकर ये तय करते हैं कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और कहाँ कितना पैसा खर्च किया जाना है। अध्याय में एक बहुत ही, मुझे कहना चाहिए, सशक्त कहानी है गंगाबाई और उनके मोहल्ले की औरतों के विरोध प्रदर्शन की। ये कहानी दिखाती है कि अगर निगम अपना काम ठीक से ना करे तो क्या होता है और नागरिक क्या कर सकते हैं। हाँ, ये कहानी शहरी प्रशासन में नागरिक भागीदारी का जो महत्व है उसे बहुत अच्छे से सामने लाती है। यास्मीन खाला बताती हैं कि उनके मोहल्ले में कचरे के ढेर लगे रहते थे, नालियाँ जाम रहती थी, बहुत बदबू आती थी और मक्खी मच्छरों की वजह से बीमारियां फैलने का भी डर बना रहता था। महिलाएं बहुत परेशान थीं। तो उन्होंने क्या किया फिर? चुपचाप बैठी रहीं? तब मिलकर अपने वार्ड पार्षद के पास गईं। उन्होंने अपनी पूरी समस्या बताई और मोहल्ले की स्थिति सुधारने की मांग रखी। क्या पार्षद ने उनकी बात सुनी, ध्यान दिया? हाँ, पार्षद ने उनकी बात सुनी और वादा किया कि वो सफाई कर्मचारियों को साथ लेकर अगले दिन आयुक्त यानी कमिश्नर से मिलेंगे। गंगाबाई ने यहाँ समझदारी दिखाई। उन्होंने एक अर्जी भी तैयार करवाई जिस पर मोहल्ले के कई लोगों के हस्ताक्षर थे।
अच्छा, ताकि बाद में वजन आए। बिल्कुल। और फिर वे आयुक्त से मिले, क्या हुआ वहाँ? हाँ, अगले दिन गंगाबाई, मोहल्ले की दूसरी औरतें, वार्ड पार्षद और सफाई इंजीनियर भी साथ थे। सब मिलकर नगर निगम के आयुक्त से मिलने गए। आयुक्त ने पहले तो बहाना बनाया, कहा कि भाई हमारे पास कचरा उठाने के लिए पर्याप्त ट्रक नहीं है। यहीं पर गंगाबाई ने वो बात कही जो मुझे कहानी में बहुत दमदार लगी थी। हाँ, उन्होंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, जैसा अध्याय में लिखा है कि लेकिन शहर की जो अमीर बस्तियां हैं, वहां से कचरा उठाने के लिए तो आपके पास पूरे ट्रक है। क्या बात है। ये सीधा सवाल था उस व्यवस्था पर जिसमें शायद असमानता थी। और उन्होंने चेतावनी भी दी, कहा कि अगर 2 दिन में मोहल्ले की सफाई का ठीक से इंतजाम नहीं हुआ तो नगर निगम के दफ्तर के सामने और भी बहुत सारी महिलाएं आकर धरना देंगी। इसका असर तो फिर हुआ ही होगा। जबरदस्त असर हुआ। ये जो संगठित विरोध था और जो चेतावनी थी, उसके बाद 2 दिन के अंदर ही मोहल्ले की सफाई व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर दी गई और नियमित रूप से कचरा उठने लगा। ये कहानी सिर्फ कचरा उठने की नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात कहती है। ये दिखाती है कि अगर आम नागरिक जागरूक हों, अपने अधिकारों को जानें, संगठित हों और सही जगह पर अपनी आवाज उठाएं, तो वे प्रशासन को जवाबदेह बना सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना ही नहीं है, ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। गंगाबाई और उनके साथियों का जो प्रयास था, वो इसी सक्रिय नागरिकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने समस्या को पहचाना, फिर वो संगठित हुए, सही व्यक्ति तक पहुंचे, पहले पार्षद फिर आयुक्त, और अपनी मांग मनवाने तक डटे रहे। अध्याय में एक और मुद्दे पर भी बात हुई है जो आजकल काफी चर्चा में रहता है। वो है उप ठेकेदारी, यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग, या जिसे आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। खाला बताती हैं कि नगर निगम अब पैसे बचाने के लिए कचरा उठाने जैसे कई काम निजी कंपनियों को ठेके पर दे देता है। हाँ, ये एक बढ़ता हुआ चलन है कई शहरों में। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि इससे नगर निगम का खर्च कम होता है, क्योंकि उन्हें स्थायी कर्मचारियों को जो लाभ देने पड़ते हैं, जैसे पेंशन है, भविष्य निधि है, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो सब ठेके पर रखे कर्मचारियों को नहीं देने पड़ते। और निजी कंपनियां अक्सर कम लागत में काम करने का दावा भी करती हैं। लेकिन क्या इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, कुछ नुकसान? अध्याय इस पर भी रोशनी डालता है। अक्सर ये देखा जाता है कि इन निजी ठेकों पर जो लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें वेतन बहुत कम दिया जाता है। उनकी नौकरी स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। मतलब उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है, नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। और काम की सुरक्षा का क्या? जैसे कचरा उठाना, ये तो खतरनाक काम भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई आपने। इन कर्मचारियों को अक्सर जो जरूरी सुरक्षा उपकरण होते हैं, जैसे दस्ताने हैं, मास्क हैं या मजबूत जूते हैं, वो भी ठीक से मुहैया नहीं कराए जाते। और सोचिए, अगर काम करते समय उन्हें कोई चोट लग जाए या वे बीमार पड़ जाएं, तो उनकी देखभाल की भी कोई पक्की गारंटी अक्सर नहीं होती। ये तो चिंता की बात है। हाँ, ये स्थिति श्रमिकों के शोषण को जन्म दे सकती है। और साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या सेवा की गुणवत्ता बनी रहती है। तो ये एक जटिल मुद्दा है जिसमें लागत कटौती और श्रमिकों के अधिकारों के बीच संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती है। अध्याय में सूरत शहर का एक उदाहरण भी दिया गया है। बताया गया है कि 1994 में वहां प्लेग फैल गया था क्योंकि शहर बहुत गंदा था। हाँ, वो एक बहुत दुखद घटना थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था और सूरत प्रशासन को जगाया था। अच्छा। उस त्रासदी के बाद सूरत नगर निगम ने वाकई में अभूतपूर्व कदम उठाए। पूरे शहर में बहुत बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया, नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया गया और नागरिकों को भी इस अभियान में शामिल किया गया, उन्हें जागरूक किया गया। अच्छा। और इसका नतीजा ये हुआ कि सूरत देखते ही देखते भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में गिना जाने लगा। ये उदाहरण तो दिखाता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, प्रशासन मुस्तैदी दिखाए और नागरिक भी सहयोग करें, तो बड़े से बड़ा बदलाव भी संभव है। गंदगी और बीमारी से जूझते शहर को एक मॉडल शहर बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से ये सकारात्मक बदलाव की जो संभावना है, उसको रेखांकित करता है।
खाला ये भी बताती हैं कि नगर निगम कोई एक अकेली मोनोलिथिक संस्था नहीं है, बल्कि इसमें कई अलग अलग विभाग होते हैं। जी। जैसे जल विभाग है, कचरा जमा करने और निपटाने का विभाग अलग है, बाग बगीचों की देखभाल करने वाला उद्यान विभाग है, सड़कों के निर्माण और रखरखाव का विभाग है। वो खुद सफाई विभाग के लेखा विभाग यानी अकाउंट सेक्शन में थी। अच्छा। जहां शायद कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह का हिसाब रखा जाता था। हाँ, ये विशेषज्ञता और कार्य विभाजन बहुत जरूरी है। इतने बड़े और इतने विविध कामों को संभालने के लिए अलग अलग विभागों का होना तो स्वाभाविक है। हाँ। हर विभाग अपने क्षेत्र के काम के लिए जिम्मेदार होता है और इन सभी विभागों के बीच तालमेल बिठाने का काम प्रशासनिक अधिकारियों का और अंततः चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है। ये पूरी व्यवस्था मिलकर ही शहर को चला पाती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को अब थोड़ा समेटते हैं। हमने देखा कि हमारे शहरों को चलाने के लिए एक पूरी व्यवस्था काम करती है, जिसे हम नगर निगम या नगर पालिका परिषद कहते हैं। इनका मुख्य काम है हमें बुनियादी सुविधाएं देना, जैसे पानी, बिजली, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहर के विकास की योजना बनाना और इन सब कामों के लिए पैसा इकट्ठा करना, जिसका मुख्य स्रोत है टैक्स। हाँ, और इस व्यवस्था के मोटे तौर पर दो मुख्य स्तंभ हैं। एक, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी पार्षद, जो लोगों की आवाज हैं, उनकी जरूरतों को सामने रखते हैं और नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। और दूसरा, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी, जैसे आयुक्त और उनका स्टाफ, जो इन नीतियों को लागू करते हैं और दिन प्रतिदिन का प्रशासन चलाते हैं। इन दोनों के बीच का संतुलन और सहयोग ही शहर के सुचारू संचालन की कुंजी है, जैसा हमने पहले भी कहा। और गंगाबाई की कहानी वो इस बात पर बहुत जोर देती है कि लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका सिर्फ चुनाव में वोट डालने तक ही सीमित नहीं है। सक्रिय नागरिकता यानी अपने आसपास की समस्याओं पर ध्यान देना, सवाल पूछना, संगठित होना और प्रशासन को जवाबदेह बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी साफ है कि शहरों को चलाने के लिए धन चाहिए, जो टैक्स से आता है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। जैसे, क्या सभी नागरिकों तक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सेवाएं समान रूप से पहुंच पा रही हैं? क्या उप ठेकेदारी जैसी व्यवस्थाओं से जो श्रमिक जुड़े हैं उनके हित सुरक्षित हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज के शहरी भारत के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल शहरी प्रशासन की दुनिया में कक्षा 6 के अध्याय 7 के नक्शे कदम पर चलते हुए। हमने एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट की छोटी सी समस्या से शुरुआत की थी और देखा कि कैसे ये छोटे छोटे लगने वाले काम भी एक बड़ी जटिल व्यवस्था का हिस्सा हैं। हाँ, और अध्याय ने हमें गंगाबाई जैसे नागरिकों की ताकत भी दिखाई। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे शहरों में नागरिक कितने जागरूक और सक्रिय हैं। क्या हम अपने पार्षदों से सवाल करते हैं? क्या हम अपने मोहल्ले की समस्याओं के लिए मिलकर आवाज उठाते हैं? अध्याय के आखिर में एक सवाल, प्रश्न 7, झुग्गी बस्तियों का जिक्र करता है, जहां अक्सर बुनियादी सुविधाओं का बहुत अभाव होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि शहरी प्रशासन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि विकास का लाभ और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो शहर के हर नागरिक तक पहुंचे, उनकी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो। क्या हमारे शहर वाकई में समावेशी मतलब इंक्लूसिव बन पा रहे हैं? इस पर विचार करना हम सबके लिए जरूरी है।